हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर की थोड़ा सा डिले हो गया इस सेशन को आने में। ठीक है, उम्मीद है अब बहुत अच्छे से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या किया था। देखिए ये लास्ट सेशन का है। इसमें हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि जो मंदिर स्थापत्य हैं उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें नागर शैली, वेशर शैली और द्रविड़ शैली, इनके बारे में बात किया था। और उसके बाद नागर शैली की हमने शुरुआत की थी। देखिए, नागर शैली में कुल मिला के 4 लोगों को पढ़ना है। गुप्त काल पढ़ना है, खजुराहो, उड़ीसा और सोलंकी। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में, फिर बात करेंगे उड़ीसा, फिर खजुराहो और फिर सोलंकी। इस हिसाब से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, गुप्त काल में ये कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं, लगभग 5-6 मंदिर हैं। उसके बाद उड़ीसा, उसके बारे में बात करेंगे। उड़ीसा के बारे में हमने यहाँ डिटेल में समझे था कि कौन कौन से मंदिर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था खजुराहो के बारे में, और फिर हमने पढ़ा था सोलंकी के बारे में। ठीक है, तो इसी से आगे आज हम लोग रहेंगे। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। आप सभी से कह रहा हूँ, अगर ये सेशन नहीं देखा है जाके देख लेना। मंदिर स्थापत्य का ये अगर आपने डायग्राम बना लिया, विश्वास करिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम में नहीं होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन यूपीएससी किसी भी तरह घुमा के पूछेगी, आप टैकल कर ही ले जाओगे। बस यही 2-3 क्लासेस जो हैं मंदिर स्थापत्य पे मतलब आप कर लीजिए। और ध्यान रखिए, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है इन सब टॉपिक्स पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं। और ध्यान रखिएगा, नागर शैली में जो गुप्त हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन आज जो है, जैसे देखिए लास्ट सेशन में यहाँ देखिए हमने बात की थी गुप्त मंदिरों के बारे में, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, और उन मंदिरों के प्रमुख अंग क्या थे। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नागर शैली की विशेषता बात कर लेंगे, और फिर गुप्त साम्राज्य की थोड़ी सी और बातें कर लेंगे। इसी के साथ हमारा गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है, ध्यान रखिएगा। शिखर अपने ऊंचाई में कम, ऊंचाई के क्रम में, है ना, जो उनका शिखर था उसके ऊंचाई के क्रम में क्रमशः वो पतले होते थे। मतलब धीरे धीरे उनकी लंबाई पतली होती जाती थी। जैसा आज मंदिर बनता है ये, है ना, तो ऊपर ये पतला ही होता है, सीधी सी बात। शिखर रेखीय या वक्राकार, रेखीय मतलब एक रेखा में जा रहे होंगे, या वक्र के रूप में बने होंगे। ठीक है, इस तरह बनाया गया था। अब आपसे यूपीएससी यही टर्म में क्या करेगी, वो चेंजेस करेगी, बस इस बात को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, सभा भवन एवं पदक्षिणा पद की उपस्थिति। पदक्षिणा पद मतलब जिसके चारों तरफ लोग मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो गर्भगृह या अनुष्ठान के लिए स्थान दिया गया था। तो यूपीएससी आपसे क्या कहेगी कि वो कहेगी सभा भवन या पदक्षिणा पद तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अनुष्ठान के लिए स्थान की जगह नहीं दी जाती थी नागर शैली में। ऐसा करके ऑप्शन बनाएगा तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। सामान्यतः चौकोर तथा मंदिरों में ऊंचे अनुष्ठान का बनाया जाता था। अब देख क्या लिखा है, चौकोर, और मंदिरों को ऊंचे अधिष्ठान, मतलब चौकोर एक चौकी बनाई जाती थी, उस चौकी के ऊपर मंदिर बनाए जाते थे। तो ध्यान रखना है, चौकोर रहेगा। अगर आप 2021 का या 22 का क्वेश्चन उठाएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 21 का है, जिसमें 64 योगिनी मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नागर शैली का ही है वो मंदिर, और उसमें कहा गया था वृत्ताकार है। तो हो गया ना गलत, सीधी सी बात, क्योंकि वो चौकोर था। सीधी सी बात, वहीं से एलिमिनेट होकर आपका क्वेश्चन तुरंत सही हो जाता। तो यही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे, बलुआ पत्थर से निर्मित गर्भगृह एवं चतुष्कोणीय। जो गर्भगृह है वो हमेशा चतुष्कोणीय, मतलब 4 कोनों वाला होता था। कौन, गर्भगृह। और हमेशा ज़्यादातर देखे गए हैं बलुआ पत्थर से निर्मित। 2 मंदिर ऐसे हैं जो ईंट से जुड़े हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 स्टार, इस पे यूपीएससी का खास नज़र रह सकती है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहला, नागर शैली के मंदिरों में के निर्माण में, जो भी नागर शैली के मंदिर हैं उनका जो निर्माण हुआ है उसमें स्तंभों की भूमिका नहीं रही है। ध्यान रखना, स्तंभ नहीं बनाए गए हैं, सीधा दीवार बनाई गई है बस, और दीवार में ही स्तंभ है, लेकिन स्तंभ बना के मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक, सीधा सीधा यूपीएससी ये ऑप्शन डाल देगी कि स्तंभों की भूमिका से क्या है, मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो गलत हो जाएगा। ठीक, आगे, तालाब, आहता या 4 दीवारी की अनुपस्थिति है। 4 दीवारी क्यों, मंदिर की रक्षा के लिए, तो ऐसा नहीं दिखेगा।
अगर आप अपने आसपास में कहीं भी ना नागर शैली के मंदिर देखें, उस समय के पुराना कोई मंदिर, तो देखेंगे उसके आसपास कोई आता नहीं था। लेकिन अब भले बना दिया गया, लेकिन उस समय नहीं था जब ये मंदिर बनाए जाते थे। एक चबूतरा होता था, चबूतरे पे आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाते थे और क्या करते थे, गृह में पूजा करते थे, ये होता था। आसपास कोई तालाब नहीं, कोई आता नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ तो तालाब होना मस्ट है, अहाता होना मस्ट है ना। वो मंदिर का ही एक प्रांगण का रूप माना जाता है, बिना उनके अच्छा मतलब मंदिर बन ही नहीं सकता। लेकिन नागर शैली में ये नहीं था, क्योंकि शुरुआती स्तर था, एकदम शुरुआती स्तर था। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो उन मंदिरों के बारे में उसकी जो मुख्य विशेषता है ना, वो हमें ध्यान में रखना है। और नागर शैली की विशेषता ध्यान रखना, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है प्रीलिम्स में, जैसे मान लो किसी मंदिर पे क्वेश्चन बनाई, तो वो जो ऑप्शन रखेगी ना, उसमें एक रख देगी नागर शैली की विशेषता के बारे में, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है वो रख दे मंदिर की विशेषता के बारे में। ठीक, तो हमें दोनों ध्यान में रखना है कि अच्छा नागर शैली का ये मंदिर है, तो भैया ये विशेषता तो होनी चाहिए, और मंदिर की कुछ खास विशेषता भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके पढ़ना है, तभी क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, नहीं तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या था क्या नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कहाँ पे है भैया, सबसे पहले तो ये जान ले, ललितपुर। कहाँ, प्राचीन झांसी, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो अब ध्यान ध्यान रखिएगा, मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि देवगढ़ का मंदिर कहाँ है, या दशावतार मंदिर कहाँ है, एमपी यूपी है ना, या कोई और राज्य दे देगा, झारखंड वगैरह। तो ध्यान रखना कहाँ है, यूपी में है। इस मंदिर में स्थित अनंत शयी विष्णु भगवान की इस समय की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। जब ये आई थी, मतलब जब ये बनाया गया था मंदिर, उस समय की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, और इस समय भी सबसे प्रसिद्ध है। ज़्यादातर जो विष्णु भगवान को दिखाया जाता है वो इसी रूप पे दिखाया जाता है, जिसके शेषनाग की शैया है, उस पे लेटे हुए विष्णु हैं। एक और शिव, इंद्र आदि लोग, आदि जो देवी देवता हैं वो खड़े हैं, तथा समीप में हैं, और शास्त्राधारी पुरुष बने हैं। मतलब जो मूर्ति है उसके समीप में क्या है, शास्त्राधारी पुरुष बने हैं। उसके साथ साथ मयूर पर कार्तिकेय, और नाभि से निकले कमल पर ब्रह्म आसीन हैं, और माता लक्ष्मी क्या कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। अगर आपने कभी भी विष्णु जी का ये फोटो देखा हो, तो ये फोटो हमें वहीं से मिला है। कहाँ से, दशा अवतार मंदिर से। फिर से ध्यान रखिएगा, शेषनाग की सैया पर विष्णु जी लेटे हैं, शिव इंद्र आदि क्या हैं, और समीप में ही दो शास्त्राधारी, शास्त्राधारी हो सकता है ऐसे पुरुष, ऐसे देवी देवता रहे हों जो उस मंदिर की रक्षा के लिए बनाए गए हों। ठीक है, ध्यान रखना है, मयूर पर कार्तिकेय, और नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा आसीन हैं, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ये खासकर इम्पोर्टेंट है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है, ये एमपी सतना जिले में। ध्यान रखना है, ये पाषाण से निर्मित है। आगे बात करेंगे, प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की आकृतियां हैं, चौखट अलंकृत है, गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग है। यहाँ गर्भगृह का प्रवेश द्वार और मंडप प्रारंभिक गुप्त मंदिरों की अपेक्षा अत्यधिक अलंकृत है। यही ऑप्शन डालेगा यूपीएससी कि यहाँ पे जो भी मंदिर है, मतलब जो यह मंदिर है, यह गुप्त मंदिरों की अपेक्षा ज़्यादा अलंकृत है। ठीक है, तो कहोगे कि हाँ हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना हो सकता है। अगर मामला एकदम क्लियर रहेगा, सही से आपने पढ़ा है, तो गलती नहीं होगी। ठीक, 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्या, भूमरा का शिव मंदिर, ध्यान रखना है। ठीक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम कर सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादातर प्रीलिम्स की हैं। ध्यान रखना, जो ये वाली सीरीज चल रही है अपनी आर्ट एंड कल्चर की, इसमें प्रीलिम्स और मेन दोनों में कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर आपको कुछ ज़्यादा खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार देखना है तो बुक्स आप देख सकते हैं, लेकिन जो 11th की एनसीईआरटी है उसके साथ भी जो स्टैंडर्ड बुक है, उन सब का ये क्रिस्प है, मतलब उसमें उन सब को हमने शामिल करने की पूरी कोशिश मैंने की है कि कहीं कुछ छूटे ना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ईंटों से निर्माण है, यही वाला मंदिर मैं कह रहा था कि यह ईंटों से निर्मित है। ध्यान रखिएगा,
जो देवघर के दशावतार मंदिर के समान भीतर गांव का मंदिर भी शिखर युक्त था, मतलब इसमें भी शिखर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मंदिर का वर्गाकार चबूतरा पर निर्मित है। याद रखिए हमेशा वर्गाकार ही होगा, क्यों? ये नागर शैली की ही विशेषता रही है, जिसका गर्भगृह वर्गाकार है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, शिखर में चैत्यकार मेहराब बनाए गए हैं। गर्भगृह के सामने मंडप, बाहरी दीवारों पर बनाए गए ताखे में देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। अब यूपीएससी यही पूछ लेगा कि किस मंदिर में ताखे बनाए गए हैं और ताखे में देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। ऑप्शन में डाल देगा कई सारे जो अभी हमने पढ़े, तो ध्यान रखना है भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, चलिए आगे। साथ ही दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराण के विविध व्याख्यानों का से सजाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अलंकृत करने के लिए होती थी और किया गया है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिगवा का विष्णु मंदिर। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस मंदिर में कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ ध्यान रखना है क्या पूछ सकती है, कहाँ पे है, तो एमपी में है, कटनी, भूलना नहीं है। ठीक है, जिला क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि हो सकता है वो जिले पे आ जाए, है ना, राज्य को छोड़ के जिले पे आ जाए, इसीलिए जिला भी इम्पोर्टेंट है। अगला है नचना कुठार का मंदिर। ये कहाँ है? पन्ना जिले, एमपी में ये भी है। वर्गाकार चबूतरे पर निर्माण, क्योंकि लगभग लगभग मंदिर का मैंने क्या बोला, वर्गाकार चबूतरा ही है, चौकोर जिसे कहते हैं। ठीक है, मंदिर पर चढ़ने के लिए चबूतरों के चारों ओर सोपान बनाए गए हैं। सोपान मतलब सीढ़ी, सोपान मतलब क्या होता है? सीढ़ी, सीढ़ी बनाई गई है। ठीक है, मंदिर की छत सपाट है। गृह विग्रह और जो गर्भगृह है उसकी दीवारें अलंकृत है। अब देखिए जो हमने 4-5 मंदिर पढ़े यार, इसमें ही क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया जा सकता है कि भैया ये जो है यहाँ पे क्या है, ताखे की बात की गई है ना, किसमें? भीतरगांव के मंदिर में। आगे नचना कुठार के मंदिर में हमने क्या बताया, मंदिर की छत क्या है? सपाट है, क्योंकि ये शुरुआती नेचर का है। अगर हम बात करें किसी चीज गुप्त काल की, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ हमने 3 वर्ग पढ़े थे लास्ट सेशन में। तो हमने ये पढ़ा था सबसे पहले गर्भगृह तथा मंडप का स्थान होता था, तो ये मंदिर थे। उसके बाद गर्भगृह, मंडप तथा ढका हुआ पदछिणा पथ था, ये हमने पढ़ा था। उसके साथ ये सब चीज़ें आई थी। तो ये 3 स्टेज में धीरे धीरे चीज़ें विकसित हुई हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ देखा कि क्या है, मंदिर की छत सपाट है और गर्भगृह की दीवारें अलंकृत हैं। तो गर्भगृह की दीवारें हर मंदिर में अलंकृत ही मिलेगी आपको, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, नचना कुठार के मंदिर है तो उसकी छत सपाट है। ठीक है, भूलना नहीं है इस बात को। चलिए अगली बात करेंगे, नंबर 6, एरण का विष्णु मंदिर। ये क्या है? सागर जिला, एमपी। क्योंकि देखो नागर शैली की बात करें तो आपको पता है उत्तर भारत से लेके जो विंध्य पर्वत है उसके तक ही बात हो रही है, इसीलिए एमपी तक मामला सिपट जाता है, उसके आगे जा नहीं पाता, या फिर उधर चला जाएगा उड़ीसा की तरफ, या इधर आ जाएगा राजस्थान की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एरण से प्राप्त ध्वसावशेषों मतलब हो गया यार कि जो विध्वंस कर दिया गया, मतलब अब वो मंदिर खत्म हो गया। वहाँ के शेष से पता चला है कि गुप्त काल में भगवान विष्णु का मंदिर तथा उसके दोनों ओर वराह और नरसिंह का मंदिर हुआ करता था। कहाँ पे? एरण का विष्णु मंदिर में। ध्यान रखना इस बात को, भूलना बिल्कुल नहीं है कि एरण के मंदिर में ऐसा 2 पाए गए थे। तो ये ऑप्शन में आपको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, किस मंदिर के साथ। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, गर्भगृह एवं मंडप का ही स्थान होता था, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। गर्भगृह था और मंडप था, मतलब अंदर एक गर्भगृह बना दिए जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी, बाहर छोटा सा मंडप होता था बस, और आप मतलब सीढ़ी से चढ़ के जाके दर्शन कर लीजिए, आसपास कुछ भी नहीं, और छत सपाट रहती थी। ठीक, तो ये प्रथम वर्ग के मंदिर ऐसे निर्माण किए जाते थे। यहाँ तो कोई समस्या? चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया कुल मिला के 6 मंदिर, यही इंपॉर्टेंट है गुप्त कालीन में। ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं भूलना है गुप्त काल के 6 मंदिर। अब हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन कला के बारे में। ठीक है, तो जी देखिए जो गुप्तकालीन कला रही है इसको भी ना राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जैसे मौर्य काल में भी जो कला रही है उसको भी क्या था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल की भांति गुप्त काल कला में भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था, हालांकि जनता भी इसके प्रति गहरी रुचि थी। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन धर्म के प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। देखिए
मौर्य काल और गुप्त काल में लगभग 300 से 400 साल का गैप है अगर देखा जाए तो जो 400 साल का गैप है ना, उसके बीच का हमें कुछ मिलता नहीं है कि एग्जैक्टली था क्या। देखिए, मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? अशोक। अब अशोक तो बौद्ध धर्म से था, सीधी सी बात है ना, उसने बुद्धिस्ट पूरी तरह से जितने भी उसने लेख हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो उसके बाद आगे आप देख रहे होंगे, सीधा सीधा उसके बाद क्या हो रहा है देखना, मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। चैत्य और ये सब चीज़ें जो बुद्ध की होती थी वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो 400 साल में क्या हुआ इसका बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि किस हिसाब से धर्म के परिवर्तन हुए। तो यही कहा जा रहा है गुप्त कला में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन धर्म के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। धर्म का कौन सा परिवर्तन? जैन और बौद्ध के बाद क्या हुआ, जो पहले सनातन धर्म था वो बाद में फिर से अपनी प्रभाव को छोड़ने लगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। गुप्तकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मंदिर है। इसी समय में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसी समय मंदिर अच्छे बनाने शुरू हो गए थे। वैसे तो गुप्त काल में मंदिरों में तकनीकी और निर्माण संबंधी अनेक, है ना, अनेक विशेषताएं हैं, किंतु इनका जन्म हुआ था, विकास नहीं हो पाया। जैसा कि भीतरगांव एवं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर को छोड़कर सभी पाषाण से निर्मित हैं। तो दो बातें ध्यान रखना है, भीतरगांव और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है वो किससे निर्मित है? ईंट से। और सभी मंदिर किससे निर्मित है? पाषाण से। भूलना नहीं है, दो ही मंदिर जो मैंने बताया, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव का मंदिर ईंट से निर्मित है और सभी पाषाण से निर्मित हैं। भूलना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखना है कि जो गुप्त कला है उसने क्या किया था, मंदिर के बनाने का जन्म दिया था, लेकिन उसका विकास नहीं, मतलब बहुत अच्छे मंदिर नहीं बना पाए थे। धीरे धीरे देखिए, शुरुआत वही होती है जैसे मैंने बताया, एक शुरुआत होती है, धीरे धीरे आप बहुत बेस्ट करने लगते हो। ठीक है, तो वही है, शुरुआत वहाँ से हुई मंदिर को एक डिज़ाइन के रूप में लाने की, और क्या हुआ, आज हम देख रहे हैं कि मंदिर बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। छतें प्रायः सपाट, किंतु आगे चल के ग्रह ग्रह के ऊपर शिखर का निर्माण हुआ। याद करिए, हमने एरण का मंदिर पढ़ा, तो एरण का जो मंदिर है उसकी सपाट था ना, सपाट था क्योंकि गर्भगृह था और मंडप था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। भैया जब शिखर रहेगा ही नहीं तो सीधी सी बात है, छत कैसी रहेगी? सपाट रहेगी। ठीक है, तो छतें प्रायः सपाट रहती थी, किंतु आगे चल के ग्रह, जो गर्भगृह है उसके ऊपर शिखर का निर्माण शुरू हुआ। आगे, मंदिर एक चबूतरे के ऊपर बनाते थे और उस पर जाने के लिए सोपान निर्मित होता था, है कि नहीं? ये हमने पढ़ा ही। आगे, बाह्य दीवारें अलंकृत हैं, जिसमें मकर वाहिनी गंगा और कर्म वाहिनी यमुना, हंस आदि का निर्माण शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता था। मैंने हमेशा बताया कि जो गर्भगृह के बाहर की दीवारें हैं वो अलंकृत है ही। अगर यूपीएससी कह दे कि नागर शैली के मंदिरों में जो गर्भगृह पाए जाते थे उनकी दीवारें अलंकृत नहीं होती थी, लेकिन द्रविड़ीय शैली में अलंकृत होती थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा यार हो सकता है सही बात हो, नहीं पढ़े हो तो आपको लगेगा ना हो सकता है सही बात हो, लेकिन पता है तो तुम कहोगे क्या यार कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्या है भैया, एग्जैक्ट यही है, और ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। विश्वास करिए 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, और कहीं दिक्कत आती है समझने में तो आप क्लास कर लीजिएगा, या आपके पास तो टेलीग्राम में फ़ोन नंबर तो है ही मेरा, मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, गुप्तकालीन जो कला है उसके अंदर गुहा मतलब गुफा हो गई, स्तूप और चैत्य, क्या इसके भी निर्माण हुए? बिल्कुल, आइए देखते हैं। हिंदू धर्म जो मंदिर है, सॉरी, हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्य एवं स्तूपों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ भैया निर्माण हुआ। ऑप्शन में अगर आए कि नहीं हुआ तुम कह देना नहीं, ऐसी बात नहीं है, हुआ है। बौद्ध धर्म गुहा मंदिरों में अजंता और बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पे आई हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अजंता और बाघ की गुफाओं में क्या गुप्तकालीन प्रभाव है तो कहिएगा बिल्कुल है। ठीक है, ये मत कहिएगा नहीं है, बिल्कुल है। आगे, बौद्ध धर्म के अनुकरण पर ब्राह्मण गुहा मंदिर भी बने, मतलब बौद्ध धर्म के लोगों ने ही कहा कि भैया क्या होना चाहिए, ब्राह्मण मंदिर भी बना चाहिए, वो भी कहाँ, गुफा के अंदर, तो वहाँ भी बनाए गए। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो उदयगिरी का गुहा मंदिर जो किसका है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
इसके अतिरिक्त बौद्ध चैत्य का निर्माण का प्रभाव वैष्णव और शैव मंदिरों पर भी पड़ा। ध्यान रखना, क्योंकि जो लगातार जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं क्या होता है, धर्म के परिवर्तन में या लोगों के साथ साथ परिवर्तन में ये चीज़ें प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे पूछे, यूपीएससी क्वेश्चन में पूछे कि क्या ये कि जो है बौद्ध चैत्य का निर्माण के समय वैष्णव और शैव मंदिरों पर इसका प्रभाव पड़ा, तो कहिएगा हाँ बिल्कुल पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्तूपों में सारनाथ का धम्मेक स्तूप है ना, सारनाथ का जो धम्मेक स्तूप है वो गुप्त कालीन माना गया है। यह धरातल पर निर्मित है और इसका निर्माण 5वीं सदी के उत्तरार्ध में कराया गया। तो जो स्तूप है ना, तो स्तूप में जो सारनाथ है, सारनाथ का तो जो धम्मेक स्तूप है वो कब का है, गुप्तकालीन है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि स्तूप के बारे में क्वेश्चन आया, मिलान करने को आया। धम्मेक स्तूप अगर गुप्तकालीन पता है तो तुरंत कर दोगे, विश्वास करो यहीं पे यूपीएससी फंसाएगा। धम्मेक को हमेशा कहाँ से जोड़ेगा, मौर्यकालीन है ना, यह अशोककालीन। तो ध्यान रखना है भैया धम्मेक किसका है, गुप्तकालीन है। ठीक, कहाँ का, सारनाथ का, क्योंकि यह है किसका, सीधी सी बात है बुद्धिस्ट का है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और अगर आप बहुत माइन्यूटली नहीं पढ़े हैं तो गलती तो हो ही जाएगी, तो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज का सेशन रहा। ठीक है, उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। इसके बाद हम लोग उड़ीसा पे बात करेंगे, उड़ीसा की जितनी भी शैली है उस पर बात करेंगे, फिर किस पे, खजुराहो और फिर सोलंकी। इसी के साथ हमारा जो मंदिर का नागर शैली है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे किस पे, वेसर पे और फिर द्रविड़ियन पे। उम्मीद है, ये मैं मानता हूँ कि मुश्किल से 3 सेशन और मंदिर स्थापत्य ख़त्म, और कुल मैंने सोचा है कि आने वाले लगभग 15 सेशन और आएंगे और हम लोग का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। 15 आएंगे भाई, है ना, 15 आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे। कोशिश रहेगी शाम 7:30 बजे ये सेशन आए, क्योंकि दिन में सबको टाइम नहीं मिल पाता है, शाम को आप आधे घंटे करके निपट लेंगे। ठीक, एक बात अंत में कहूँगा, क्या करना है कि जिसको कर्मयोगी में शामिल होना है बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंस के भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो बिल्कुल डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।